अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी हुई होगी और आप लोगों ने कल का लेक्चर भी सुना होगा। लाइट की प्रॉब्लम की वजह से मैंने लेक्चर लेट टाइम शेयर किया था। आज हम उस लेक्चर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर जो था वो था ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज इन प्राइमरी डेंटिशन। कि प्राइमरी डेंटिशन में जब हमारे पास कैरीज आ जाती हैं जिनकी हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में भी पढ़ चुके थे और हम उन प्रिवेंटिव मेजर्स को भी पढ़ चुके थे, तो हमारे पास अब उसकी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है, कौन से ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम प्राइमरी डेंटिशन की कैरीज को ट्रीट कर सकते हैं। जिसमें से हमारे पास एक वो आप इसको कह दें कि हमारे पास एक लोगो टाइप एक टर्म टाइप यूज हो रही थी कि या तो आप रिमूव करें या आप रिस्टोर करें या फिर छोड़ दें, ठीक है। तो उस रिमूव रिस्टोर और लीव की जो थी इस पे हम चल रहे थे कि अब हमने प्राइमरी डेंटिशन की कैरीज के साथ करना क्या था, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास कुछ रीजंस आ रहे थे। हमारे पास साइंटिस्ट ने कहा था कि या तो आप इन रीजंस के बेस पे हमारे पास क्लासिफाई किया था कि इन रीजंस के बेस पे आपने ट्रीट करना है और इन रीजंस के बेस पे आपने ट्रीट नहीं करना। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि किन रीजंस के बेस पे हमने टूथ को ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। जिसमें हमारे पास था कि या तो आपके टूथ को डैमेज अगर हो जाए तब आप ना करें, या कोई डिफिकल्टी हो आपको डायग्नोसिस में तब भी आप ना करें। अगर आपको कैरीज अटैक जो है वो प्राइमरी डेंटिशन में वो काफ़ी स्लो रेट से चल रहा है तो ना करें। और वहाँ पे अगर रीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है और ऑलरेडी इनेमल रिपेयर भी हो रहा है तब भी ना करें। और या फिर हमारे पास डेंटल रिस्टोरेशन जो है वो काफ़ी शॉर्ट लाइफ दे रहे हैं तो भी ना ट्रीट करें। तो आज हम उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास वो कौन से रीजंस हैं जो आपको बताएंगे एज अ डेंटिस्ट आपको पता हो कि हाँ इस कंडीशन में मुझे ट्रीट करना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट। हमारे पास अगर हमने टूथ को नेग्लेक्ट किया, हमने उसको अवॉइड किया, ट्रीट ना किया, तो उस टूथ के ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसके बेस पे भी आप टूथ को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द नेग्लेक्ट में है, द फर्स्ट दैट द ट्रीटमेंट ऑफ द अप्रॉक्सिमल कैरीज कैन कॉज डैमेज टू द अफेक्टेड टूथ। हमारे पास ये फैक्ट है कि जो अप्रॉक्सिमल कैरीज है जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास अफेक्टेड टूथ को डैमेज कर लेता है। वी नो दैट क्योंकि वो कैरीज जो है वो सारी अप्रॉक्सिमल सर्फेसिस पे हैं। अप्रॉक्सिमल सर्फेस मींस कि मीडियल और डिस्टेंस सर्फेसिस पे हैं। अगर हम मीडियल सर्फेस की कैरीज की तरफ जा रहे हैं, डिस्टेंस सर्फेस ऑफ द टूथ की कैरीज की तरफ जा रहे हैं, तो यकीनन जो एडजेसेंट टूथ है वो हमारे पास अफेक्ट हो सकता है। तो जो टूथ अफेक्ट होगा, डैमेज हो सकता है, वो एडजेसेंट टूथ है, उसकी पेरिडोन्शियम हो सकती है। एंड द ओक्लूजन विच इज अ वैलिड रीजन टू थिंक ट्वाइस बिफोर पुटिंग हर टूथ बर्ड टू द टूथ, ठीक है। तो हमारे पास इन डैमेजेस की वजह से जो कि हमने नॉट टू ट्रीट में जो फर्स्ट वन रीजन पढ़ा था कि इन डैमेज की वजह से आप उसको ट्रीट ना करें, तो वही डैमेजेस यहाँ पे बताई गई हैं कि आपका एडजेसेंट टूथ पेरिडोन्शियम या ओक्लूजन डैमेज हो सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम उसकी ट्रीटमेंट के टाइम जो है वो हम सोचेंगे कि आया हम उस टूथ को ट्रीट करें या ना करें। बट ऑफ कोर्स अ कॉज इक्वली वेल बी मेड दैट द नेग्लेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल कॉज एज मच और मोर डैमेज। तो हमें साथ में ये भी पता है कि जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमारे पास पेरिडोन्शियम ओक्लूजन और हमारे पास एडजेसेंट टूथ डैमेज हो रहा है, लेकिन अगर हम ट्रीट ना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो यकीनन वो डैमेज हमारे पास और भी इंक्रीज हो सकता है। नीचे अगर कैरीज है वो अर्ली स्टेज में है, आपने उनको ट्रीट ना किया तो वो कैरीज सीवियर स्टेज में भी जा सकती हैं, वो टूथ डिके भी कर सकती हैं, वो टूथ को पूरा डिस्ट्रक्ट भी कर सकती हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास डैमेज और भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर स्टार्ट में हम उसको ट्रीट कर लेते, हम उसको बचा देते, तो आगे जाकर वो पूरा टूथ जो है वो उसका रिमूव ना होता फिर, ठीक है, उसकी पूरी डिस्ट्रक्शन ना होती फिर। तो इसलिए भी हम ट्रीट कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास और डैमेज टूथ को ना हो। सो द लैक ऑफ द ट्रीटमेंट कैन and all too often does led to the loss of the contact with the adjacent opposing teeth। जब हमारे पास अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वही एप्रॉक्सिमल कैरीज की बात हो रही है जो हमने स्टार्ट में की। क्या तो वो ये डैमेजेस कर रहा है तो वो उस डैमेज को और इंक्रीज किस तरह कर सकता है कि दो टीथ के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो लॉस हो सकता है, ठीक है। हमारे पास अपोजिंग टूथ को वो डिस्टर्ब कर सकता है, एक्सपोजर ऑफ द पल्प भी हो सकता है, वो और कैरीज जो है वो और सवेर होकर पल्प को एक्सपोज कर सकती है, which result in developing of periapical infections भी हो सकती है।
एंड एट लास्ट हमारे पास वो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ द टूथ हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम पेशेंट की टूथ को लॉस कर लें। हम चाहते हैं कि हम उसको कंजर्व रखें, प्रिजर्व रखें, हम उसको मेंटेन रखें, ठीक है। तो इन बेसिस पे हमने फिर ट्रीट कर देना है। At most the child may end up having a general anesthesia for removal of one or more teeth, और एट लास्ट आपके पास खराब से खराब हालत उसकी यही हो सकती है कि जब उसके सारे टूथ जो है वो खराब हो जाएंगे, आपने उसको टाइम पे ट्रीट ना किया, तो हमारे पास हम एक या मोर टीथ की रिमूवल करेंगे, जिसकी वजह से हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। और हमारे पास पेशेंट क्या है, वो एक चाइल्ड है जिसके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि आप उसको अर्ली स्टेज में ही इनिशियली ही आप उसको ट्रीट कर दें। सो द प्रोसीजर विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, जो कि फिर आगे जाकर हमारे पास मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी कॉज कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कैरी ने किस तरह से टूथ को सारा खराब किया हुआ है, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी। सेकेंड वन हमारे पास है कि जब हमारे पास हम किन कंडीशन के बेस पे ट्रीट करेंगे। सो द सेकेंड वन इज द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द स्पीड ऑफ अटैक, कि आपको नहीं पता कि आपके पास जो केसेस हैं चिल्ड्रन की, क्या उसकी जो रेट है वो स्लो है या रैपिड है। जिस तरह कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि समटाइम्स हमारे पास स्लो होता है, समटाइम्स हमारे पास कुछ पेशेंट्स में रैपिडली वो अटैक करते हैं, तो ये तो हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि हम टूथ को टाइम पे ट्रीट कर ले। ऐसा ना हो कि वो कैरीज जो है वो रैपिडली उस टूथ के ऊपर अटैक कर रही हैं और आफ्टर सम टाइम पेशेंट का टूथ जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाए। सो वाइल इट इज़ ट्रू दैट द रेट ऑफ द अटैक इज यूजुअली स्लो, ठीक है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर द रेट इन एनी इंडिविजुअल टू बी रैपिड। वही बात है, किसी इंडिविजुअल में वो रैपिडली भी हो सकती है, so that any delay in the treatment wouldn't be in the best interest of the child। हमारे पास चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट को डिले कर ले, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन से इंडिविजुअल में हमारे पास रैपिडली अटैक हो रहा है कैरीज का। The third one is the difficulty in assessing if a lesion is arrested or not। हमारे पास ये डिफिकल्टी भी आ सकती है कि हम देखें कि आया दिस लेजन इज और दिस कैरीज लेजन इज अरेस्टेड और नॉट, यानी वो स्टॉप हो चुका है कि नहीं, वो इनएक्टिव फॉर्म में आ चुका है कि नहीं। तो ये चीज़ मालूम करना हमारे लिए मुश्किल है, इस वजह से भी हम खुद को पर टाइम पे ही ट्रीट कर लें तो अच्छा होगा। बिकॉज ऑफ द नॉर्मली स्लो रेट ऑफ द अटैक इट इज़ डिफिकल्ट टू बी श्योर, ठीक है, स्लो रेट हो रहा है उसका, जिसकी वजह से हमारे पास डिफिकल्ट होता है कि हम ये श्योर करें कि इज द लेजन arrested or not or merely developing very slowly। It is true that remineralization will arrest। हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो अरेस्टिंग हो रही है वो रीमिनराइजेशन की वजह से हो रही है, और एनिमल लीजन जो है वो रिपेयर भी हो सकता है, बट देर इज इन फैक्ट अ लिटिल एविडेंस दैट द रीमिनराइजेशन ऑफ द डेंटिन और द लैट एनिमल लीजन इज कॉमन। मतलब यही बात की गई है कि आपको नहीं पता कि आपके लेजन जो है वो अरेस्टेड हैं कि नहीं, क्या वहाँ पे रीमिनराइजेशन स्टार्ट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। तो जब ये चीज़ें हमें नहीं पता और हम मालूम नहीं कर सकते किसी भी एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू या किसी भी ऐसे डायग्नोस्टिक टूल के थ्रू, तो हमें चाहिए कि हम उसको टाइम पे ही ट्रीट कर लें, बिकॉज ये सारा प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम मालूम नहीं कर पाते, ठीक है। सो we have difficulty in assessing that the lesion is arrested or not। The fourth one is the careful treatment is provided। So reason to treat के लिए हमारे पास जो fourth one reason है जिसके थ्रू आप टूथ को ट्रीट करें वो ये है कि अगर आप केयरफुल ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। So the majority of published studies shows that the class 2 amalgam restoration in primary teeth have a poor life expectancy, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब स्टडीज हो चुकी हैं प्रीवियसली, उनके थ्रू कहा गया है कि जो हमारे पास एमलगम रिस्टोरेशन है जो हम क्लास 2 कैविटीज में यूज़ करते हैं और प्राइमरी टीथ में यूज़ करते हैं, दे हैव अ पुअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इट मीन्स के लाइफ लॉन्ग रिस्टोरेशन नहीं है, जिस तरह कि हमने नॉट टू ट्रीट के रीजन में पढ़ चुके थे, बट दिस इज नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ द केयरफुल डेंटिस्ट, ठीक है। सम ऑफ दीज अच्छा, ये पुअर एक्सपेक्टेंसी की रीज़न ये है कि ये डेंटिस्ट ने केयरफुली नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से उनका ये ख़राब एक्सपीरियंस आया है। बट
But some of these dentists have published results which show that the greater majority of the restorations in primary teeth survive. ठीक है, लेकिन कुछ स्टडीज ने फिर ये भी कहा कि नहीं, प्राइमरी टीथ में हमारे पास रेस्टोरेशन सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, अगर आप उसको केयरफुली ट्रीट करें, सो विदाउट फर्दर अटेंशन अंटिल दे एक्सफोलिएट। हमारे पास प्राइमरी टीथ ऑलरेडी एक्सफोलिएट होते हैं, ठीक है, एक टाइम उनका आ जाता है। द ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स यूज्ड आर नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू अदर्स देन डेंटिस्ट अटेम्प्ट ऑन एडल्ट्स। ठीक है, जो हमारे पास जो रिस्टोरेशन के लिए जो हम कैरी बनाते हैं, हम कैविटी जो हम बना रहे हैं और जो हम जिस प्रोसेस पे वो काम कर रहे हैं, तो वो सारी प्रोसीजर्स जो है वो अगर हम एडल्ट्स पे करते हैं तो वो हमारे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे लिए चिल्ड्रन की टीथ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम केयरफुली वो काम करेंगे। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो ऑलरेडी एक बच्चा है, तो उसको ज़्यादा पेन भी फील ना हो और उसका काम भी जल्दी से हो जाए और उसका एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो डेंटिस्ट के पास आए तो वो ना डरे। ठीक है, और वो अपनी टीथ की आप उसको मोटिवेट भी करें कि वो अपनी टीथ की हिफाजत भी करें, मतलब उसकी प्रोटेक्शन करे, टूथ ब्रशिंग करे टाइम पे, ये सारी चीज़ें। So it is difficult to avoid the conclusion that the reason for poor results in some studies are due to poor patient management। ठीक है, वो यही बात आ गई कि जो आपके पास अमेरिकन रिस्टोरेशन की जो स्टडी शो हुई थी कि इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और रिस्टोरेशन इतनी कामयाब नहीं होती, तो वो असल में वजह उनकी ये सामने आई फिर बाद में कि हमारे पास जो डेंटिस्ट है वो पेशेंट की मैनेजमेंट अच्छी से नहीं करते, वो केयरफुली ट्रीट नहीं करते पेशेंट्स को, जिसकी वजह से हमारे पास उसके रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं। तो ये बात की गई है कि ड्यू टू पुअर पेशेंट मैनेजमेंट, ठीक है, एंड लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स, ठीक है, इट शुड बी द एम ऑफ द प्रोफेशन टू डेवलप बेटर एंड मोर इफेक्टिव वेज ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज। तो डिजीज की ट्रीट करने के लिए प्रोफेशन को कहते हैं कि वो एक अच्छे, बेटर और इफेक्टिव वेज यूज करें, ताकि जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं वो सक्सेसफुल रहे। And the fifth reason is why to treat the tooth or teeth. So this one is the early treatment is more successful than late। ठीक है, हमारे पास अर्ली ट्रीटमेंट मोर सक्सेसफुल है। वाई? ताकि हम उसको टाइम पे ट्रीट करें, हम टाइम पे टूथ को प्रिजर्व रखें, टूथ की डिस्ट्रक्शन ना हो, आगे जाकर वो कोई और ज़्यादा डैमेज ना कॉज करे। So some restorations are more successful than the small restorations are more यानी आप अर्ली टाइम पे ट्रीट करेंगे तो यकीनन आपको स्मॉल रिस्टोरेशन लगानी होंगी, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे और वो डिजीज जो है वो प्रोग्रेस कर जाए और आगे जाकर वो डिस्ट्रक्शन काज कर ले, तो फिर आपको लार्ज रिस्टोरेशन यूज करनी पड़ेगी। इस एग्जाम्पल में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आया और उसकी सिस्टर प्रोसीजर की थोड़ी बहुत केरी थी, तो आपने उसको वहाँ पे ट्रीट किया और थोड़ी बहुत सी फिलिंग करके बस काम कर दिया। इट मीन्स कि आपने एक माइनर सी या स्मॉल सी फिलिंग डाल दी, दिस इज योर स्मॉल रिस्टोरेशन। बट अगर आपने उसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो वही केस जाकर उस टिश्यूज को डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो हमारे पास एनेमल, डेंटिन और पल्स तक भी पहुँच सकती हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर हम खुद के लिए फिर क्रॉन बनाएंगे, तो वो क्रॉन बनाना उसका पूरा जो है वो लार्ज रिस्टोरेशन में आ जाएगा, और थोड़ी बहुत सी माइनर फिलिंग या उस जगह को एक्टिवेट करना हो, बस थोड़ा सा ठीक कर देना या फिर उसकी शेप चेंज कर देना, तो वो हमारे पास फिर स्मॉल में आ जाता है। ठीक है, तो यही कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि जो स्मॉल रिस्टोरेशन है वो आपके पास फिर ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी देन द लार्ज। सो देयरफॉर इफ अ कैरियस लेजन इज गोइंग टू नीड ट्रीटमेंट, इट इज बेटर ट्रीटेड अर्ली बेटर देन लेट। ठीक है, अगर आपका कैरियस लेजन जो है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो ट्रीटमेंट आप टाइम पे करें, ना कि आप उसको लेट कर लें। ठीक है, दिस वॉज द रैशनल बिहाइंड अर्ली सजेशंस ऑफ द हायट ऑफ प्रोफाइलेटिक फिलिंग। ठीक है, एक साइंटिस्ट है हायट जिसने हमें एक टर्म दिया है प्रोफाइलेक्टिव फिलिंग, कि आप जो है उसने एक सजेशन दिया कि जैसे ही आपके पास पिट्स ऑक्सीजन की एक सीरीज आ जाए तो आप उसको उसी टाइम पे ही ट्रीट कर लें। मीन्स आपने उस पिट्स ऑक्सीजन के लिए फिगर सीलेंट्स लगा दिए, तो वो सीलेंट्स आपके पास किस चीज़ में आ जाएगा, वो आपका पास प्रोफाइलेक्टिव फिलिंग में, यानी आपने उस कंडीशन को सवेयर होने से पहले ही बचा दिया। ठीक है, तो प्रिवेंटिव रिस्टोरेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। The fact that the small restorations are often more successful makes for the difficult decisions when the management of the caries involve preventive procedures।
हमारे पास फैक्ट है कि जो स्मॉल रेस्टोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। हमारे पास कैरीज की मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होनी चाहिए, प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स यूज करने चाहिए विच नीड बोथ टाइम टू वर्क एंड टाइम टू असेस, ठीक है, व्हेन दे हैव बीन इफेक्टिव। तो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट करने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत है कि आप उसको एक अपना एक प्रॉपर टाइम दे के आप उस कंडीशन को भी असेस कर लें, ठीक है, और उस पर आप वर्क भी कर लें, तो हमारे पास वो सक्सेसफुल रहेगा। तो वो हमारे पास ये 5 रीजन आ गए, ठीक है, ट्रीट करने के लिए। आगे हमारे पास है रिमूव ऑफ द रिस्टोर। तो रीजन पढ़ने के बाद हमारे पास फिर आ जाता है कि कौन सी कंडीशन में आपने रिमूव करना है और कौन सी कंडीशन में आपने खुद को रिस्टोर करना है, ठीक है। तो रिमूविंग और रिस्टोरिंग ऑफ द टूथ जो है वो भी डेंटिस्ट पे डिपेंड करती है कि वो डेंटिस्ट जो है वो किस तरह से डिसीजन लेता है। Once a decision has been made to treat a carious tooth, a further decision has to be made as whether to remove or restore it, ठीक है। जब डिसीजन कर लिया कि आपने टूथ को ट्रीट करना है, ठीक है, तो ट्रीट करने के बाद यानी इन 5 रीजंस के बाद पहले आपने स्टेप बाय स्टेप समझे, ठीक है। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि कौन सी रीजंस के थ्रू आपने टूथ को ट्रीट नहीं करना, ठीक है। जब नहीं करना तो बात ही खत्म। लेकिन अगर आपने ट्रीट करना है तो ट्रीट करने के लिए फिर आपके पास रीजंस आ गए थे। अब जब ट्रीट करना है तो ट्रीट किस तरह से करना है, ट्रीट करने के लिए फिर अगेन आपके पास आ जाता है या तो आपने उसको ट्रीट करने में उसको रिमूव कर देना है या फिर आपने रिस्टोर कर देना है उस टूथ को। तो जब डिसीजन कर दिया है कि ट्रीट करना है तो फर्दर डिसीजन जो है वो शुड बी मेड वेदर टू रिमूव और रिस्टोर इट। तो फर्दर डिसीजन आपका आ जाएगा कि आपने रिमूव करना है या रिस्टोर करना है। दिस डिसीजन शुड बी टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। अब ये डिसीजन आपने किसके अकाउंट में लेना है, ठीक है, या तो चाइल्ड के अकाउंट में लेना है या फिर आपने टूथ के अकाउंट में लेना है। यानी अगर आपने टूथ को ट्रीट करना है तो टूथ को ट्रीट करने के लिए आपने फिर आगे जाकर उसको रिस्टोर करना है, ठीक है। तो रिस्टोर आप क्या चाइल्ड की वजह से कर रहे हैं या फिर उस टूथ की वजह से कर रहे हैं, या अगर आपने रिमूव करना है तो क्या आप उस चाइल्ड की वजह से रिमूव करेंगे या फिर टूथ को कंडीशन को देखकर आप रिमूव करेंगे, ठीक है। तो रिमूविंग और रिस्टोरिंग जो है वो आपके पास उसकी डिसीजन जो है इट शुड बी इन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है चाइल्ड, कि आपने चाइल्ड के अकाउंट में डिसीजन किस तरह से लेना है। ईच चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल एंड ट्रीटमेंट शुड बी प्लान टू प्रोवाइड द बेस्ट। हर चाइल्ड एक इंडिविजुअल है और उसकी ट्रीटमेंट भी आपने उसी तरह प्लान करनी है जिस तरह आप अदर इंडिविजुअल्स के लिए या एडल्ट के लिए करते हैं। शुड बी प्लान टू प्रोवाइड द बेस्ट दैट इज पॉसिबल फॉर दैट इंडिविजुअल। यानी आपने उस चाइल्ड के लिए उस पेशेंट के लिए आपने अपनी तरफ से एक बेस्ट ट्रीटमेंट देना है। सो टू ऑफन ट्रीटमेंट इज गिवन विच इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर द पेरेंट और मोर लाइकली फॉर द डेंटिस्ट। ज्यादातर हमारे पास जो ट्रीटमेंट दी जाती है ना बच्चों को, तो वो फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द पेशेंट और सॉरी फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द पेरेंट्स और फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द डेंटिस्ट दी जाती हैं चाइल्ड की। यानी वो चाइल्ड को इन द अकाउंट नहीं रखते कि हम उस खुद को या हम इस कंडीशन को ट्रीट करेंगे। डेंटिस्ट खुद को देखता है कि किस तरह से मैं इजीली इस चीज को ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर इन अकाउंट ऑफ पेरेंट कर लेता है कि जब वो पेरेंट उसको कहते हैं कि चलिए बस इसका टूथ निकाल दें तो बस ये मसला ही खत्म हो जाएगा, अदरवाइज बच्चे को पेन होगा या फिर ये चीजें होंगी। तो हमारे पास ये बात की गई है कि ज्यादातर जो ट्रीटमेंट्स है टू अपॉन ट्रीटमेंट जो हमारे पास दी जाती है वो फॉर द मोस्ट कन्वीनियंट ऑफ द पेरेंट और ज्यादातर डेंटिस्ट की कन्वीनियंस में दी जाती है, ठीक है। तो ये सही नहीं है। Is it really in the best interest of the child to remove a tooth which could be saved? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है कि आप टूथ उस टूथ को रिमूव करें जो कि सेव हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या जो आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उस टूथ को रिमूव कर लें जो कि सेव हो सकता है और आपने उसको या तो पेरेंट की वजह से या डेंटिस्ट ने अपनी वजह से उसको रिमूव कर दिया। सो टीच द चाइल्ड नॉट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेरेंट और द डेंटिस्ट। आपके पास ये है कि आपने चाइल्ड को ट्रीट करना है, ठीक है, फॉर द अकाउंट ऑफ द चाइल्ड, नॉट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेरेंट और द डेंटिस्ट, ठीक है। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है चाइल्ड के बाद टूथ, कि आपने टूथ के अकाउंट में जो है उसको रिमूव करना है और रिस्टोर करना है टूथ के अकाउंट में, ठीक है। तो
टूथ की कंडीशन देखकर हम बात करते हैं। इट इज नॉट यूजुअली इन द चाइल्ड इंटरेस्ट फॉर अ परमानेंट टूथ टू बी रिमूव। हमारे पास ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना फॉर द चाइल्ड इंटरेस्ट है कि आप एक परमानेंट टूथ को रिमूव करें। ठीक है, चाइल्ड आया, अभी वो एक मिक्स डेंटिशन की स्टेज में चल रहा है, उसकी डिसीजेस टीथ भी है, प्राइमरी टीथ भी है, प्रॉब्लम आई प्राइमरी टूथ में, तो आपने प्राइमरी टूथ को रिमूव कर लिया। दिस इज रॉन्ग, हमें नहीं करना प्राइमरी टूथ को रिमूव, हमें प्राइमरी टूथ को प्रिजर्व रखना है। इसी चाइल्ड में आगे जाकर एडल्टहुड में जाना है, तो उसका जो सारा वो स्ट्रक्चर है ओरल कैविटी का, वो उसकी वजह से खराब हो सकता है, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी। लेकिन अगर कर रहे हैं तो इफ द पल्प ऑफ अ कैरियस परमानेंट टूथ इज एक्सपोज, अगर उसी परमानेंट टूथ का पल्प एक्सपोज था, ठीक है, देन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट मे बी रिक्वायर्ड टू रिटेन इट। फिर भी आप कोशिश करें कि आप उस टूथ को रिटेन करें, ना कि उस टूथ को आप रिमूव करें। हम जानते हैं कि जब हमारे पास पल्प एक्सपोज हो जाते हैं तो हम पल्पोटमी और पल्पेक्टमी की तरफ जा सकते हैं, तो फिर हम क्यों टूथ को रिमूव कर रहे हैं? एंड द प्रोग्नोसिस फॉर द टूथ वुड स्टिल बी पुअर, कि उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो खराब आ सकती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हम टूथ को रिटेन रखें, हम टूथ को रिमूव ना करें। ठीक है, it may be therefore be in the child long-term interest to lose it and to allow another tooth to take its place either by। अच्छा, जब अगर आपके पास टूथ जो है वो रिमूव हो गया, तो उसकी रिमूविंग की वजह से क्या हो सकता है? हमारे पास जो उसके साइड के जो एडजेसेंट टीथ है वो ड्रिफ्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास नेचुरली आकर नेचुरली ड्रिफ्टिंग के थ्रू प्रोसेस के थ्रू आ जाएंगे, वो उस एरिया को कवर कर देंगे। ठीक है, तो और टीथ उसकी जगह आ जाते हैं, या फिर कोई आर्थोडोंटिक कोई इस तरह ट्रीटमेंट उसने की होती है जिसकी वजह से वो फिर आ जाते हैं हमारे पास, तो वो इस एरिया को तो इस तरह से कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये आगे जाकर मसला कर सकता है। प्राइमरी टीथ आर ऑफन कंसिडर्ड बाय पेरेंट्स एंड सम डेंटिस्ट आर बीइंग डिस्पोजेबल आइटम्स। अब ये देखें, प्राइमरी टीथ को हमारे पास जो डेंटिस्ट और पेरेंट्स हैं वो इसको एक डिस्पोजेबल आइटम समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये टीथ तो ऑलरेडी एक्सफोलिएट कर जाएंगी, ये टीथ तो निकल जाएंगी, इसके बाद तो ऐसे वैसे भी इस बच्चे के परमानेंट टूथ नहीं निकलना है, तो फिर वो इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करते प्राइमरी टूथ पे। लेकिन नहीं, दिस इज रॉन्ग, हम प्राइमरी टूथ को प्रिजर्व रखेंगे। एक बच्चे के प्राइमरी टीथ जो है वो सारे अच्छे होंगे, एक सही हेल्थी कंडीशन में होंगे, और उस बच्चे को उन टीथ की वजह से ना कोई पेन ना कोई मसला होगा, तो आगे जाकर भी उसके एडल्टहुड के टूथ जो है वो सारे अच्छे होंगे। दूसरा, वो उसका ख्याल भी रखेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि हाँ, टीथ जो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो उनकी केयर भी करेगा और उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसकी तरफ रहेगा। लेकिन अगर डेंटिस्ट और पेरेंट्स ही यही समझ रहे हैं कि प्राइमरी टीथ एक डिस्पोजेबल आइटम्स है एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन दे विल बी एक्सफोलिएटेड नेचुरली, तो फिर वो उस टूथ को रिमूव भी जल्दी से करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको डिस्पोजेबल आइटम समझ रहे हैं, तो उसको प्रिजर्व भी फिर नहीं करेंगे। तो लूजिंग अ टूथ अर्ली गिव्स अ मैसेज टू अस। अब ये देखें कि जब हमारे पास एक टूथ अर्ली स्टेज में लॉस कर जाता है, एक चाइल्ड, ठीक है, अपने टूथ को लॉस कर लेता है, तो वो एक चाइल्ड को ये मैसेज देता है कि टीथ वैल्यूएबल नहीं है एंड दे आर नॉट वर्थ लुकिंग आफ्टर, बस खराब हो गए, निकल गए, बस खत्म। ठीक है, तो ये मैसेज उस बच्चे को पहुंच रहा है। इट कैन देन बी डिफिकल्ट टू परसुएड अ चाइल्ड टू केयर फॉर देयर टीथ। फिर आगे जाकर हम उस चाइल्ड को जो है परसुएड नहीं कर पाएंगे कि आप अपनी टीथ की केयर करें। सो अ वेल रिस्टोर्ड प्राइमरी डेंटिशन, एक अच्छी प्राइमरी डेंटिशन अगर रिस्टोर्ड हो, तो वो उस बच्चे को एक मैसेज फिर ये देती है, वो उसे एक प्राइड का सोर्स देती है। ठीक है, और उसको इनकरेज भी करती है कि फॉर देम टू लुक आफ्टर द सक्सीडिंग टीथ, कि आप अपनी टूथ की लुक आफ्टर करें। ठीक है, तो पहली कंडीशन में ये हुआ कि जब आपने उसके टूथ को लॉस कर दिया है, तो जिसकी वजह से बच्चा उस टूथ को जो है वैल्यूएबल भी नहीं समझता एंड वर्थफुल भी नहीं समझता और उसकी लुक आफ्टर भी नहीं करता। लेकिन दूसरे केस में अगर आप उस चाइल्ड के टूथ को प्रिजर्व रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो उस चाइल्ड को भी यही मैसेज आएगा, वो उसको इनकरेज होगा, वो मोटिवेट होगा कि वो अपनी टीथ का ख्याल रखे। ठीक है, so it is usually more important and fortunately rather easier to save and restore a second primary molar than the first। ठीक है, हम फिर यहाँ पे एक बात की गई है कि हमारे पास जो जो सबसे easier to save और restore है, तो वो हमारे पास second primary molar है, जो कि easily save भी हो जाता है और restore भी हो सकता है than the first primary molar। ठीक है,
While interior teeth might be less important for the maintenance of the space, तो हमारे पास जो इंटीरियर टीथ है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है स्पेस की मेंटेनेंस के लिए। और प्री मेच्योर लॉस जो है वो हमारे पास क्या कॉज करता है, चाइल्ड और पेरेंट दोनों में एक सेल्फ लो स्टीम का, तो उनका सेल्फ स्टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर लो हो जाता है उसकी वजह से। अगर प्री मेच्योर लॉस हो गए, एक बच्चा है उसके तो जो है अपने टाइम से पहले लॉस हो रहे हैं, तो यकीनन उस बच्चे और उसकी मदर पे या उसके पेरेंट्स जो है उन पे उसका इफेक्ट है कि क्यों हमारे बच्चे को इस तरह अर्ली लॉस हो रहा है, मतलब टाइम नहीं हुआ लेकिन प्री मेच्योर लॉस हो रहा है, तो यकीनन फिर बच्चे का माउथ भी तरह खाली रह गया क्योंकि टाइम चाहिए होगा परमानेंट के एरप्शन में भी। The third one is why we remove or how sorry on which conditions you remove or you restore the tooth. So the third one is the stage of the disease. आपने जब डिसाइड कर लिया है कि आपने टूथ को ट्रीट करना है, देन द फर्दर डिसीजन इज टू रिमूव और रिस्टोर। तो रिमूव और रिस्टोर के लिए आपने देखना है कि आपके पास स्टेज ऑफ द डिजीज क्या है, आप डिजीज की स्टेज को देखेंगे। अगर आपके पास डिजीज जो है वो एक अर्ली स्टेज में है तो गुड, आप उसको रिटेन रखें। अगर वो फिर काफ़ी ज़्यादा लास्ट स्टेज या वो सवेयर कंडीशन में चली गई है तो फिर आप उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे। तो इट इज़ ईजियर फॉर बोथ चाइल्ड एंड डेंटिस्ट टू रिस्टोर टीथ एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द डिके। वही बात कि आपके पास अर्ली स्टेज है, अगर आप उसको रिस्टोर करेंगे तो ये आपके पास ईजियर रहेगा। बाद में क्या हो सकता है, द पल्प में भी इन्वॉल्व, पल्प भी इन्वॉल्व हो सकता है, सब्सटीट्यूशन रिस्टोरेशन डिफिकल्टी भी आ सकती है, रिस्टोरेशन प्लेस करने में भी डिफिकल्टी होगी एंड मेकिंग द लॉस ऑफ द टूथ मोर लॉस लाइकली, जिसकी वजह से आपका टूथ जो है वो लॉस भी हो सकता है आगे जाकर। फिर हमारे पास है कि एक्सटेंट ऑफ डिजीज, जब आपने स्टेज देख लिया कि अर्ली स्टेज पे है या फाइनल पे है तो आपने उसको ट्रीट किया, अर्ली पे अच्छे से ट्रीट होगा, इजी होगा, लेकिन फाइनल पे फिर डिफिकल्टी होगी। नाउ अब हम देखेंगे कि द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज क्या है। तो एक्सटेंट ऑफ डिजीज पे हमारे पास है कि जो लार्ज नंबर ऑफ द टीथ रिक्वायरिंग टीथ may put up a strain on the young child and less importantly on the parent and dentist, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ डिजीज की डिजीज जो है वो किस हद तक जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ टीथ इन्वॉल्व है तो उसके लिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट जो है वो चाइल्ड के ऊपर एक स्ट्रेन छोड़ देता है, ठीक है। और उसका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो बच्चे पे आएगा, ना कि पेरेंट और डेंटिस्ट पे आएगा, ठीक है। इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रेन, तो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि हमारे पास वो एक बच्चे पे एक इफेक्ट छोड़ेगा जब उसकी लार्ज नंबर ऑफ टीथ को ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो गए। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि कैरीज इन द चिल्ड्रन इज सिग्निफिकेंटली लेस देन इट वाज 20 इयर्स अगो। जब अगर हम 20 साल पहले के टाइम को देखें तो तब हमारे पास चिल्ड्रन कैरीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। और हमारे पास जो डेंटल प्रोफेशनल्स थी उनके लिए ये अच्छा था कि वो उस टाइम पे जल्दी से उसको रिस्टोर कर सकते थे, क्योंकि रिस्टोर भी कर सकते थे उस टाइम पे भी। लेकिन अगर हम 20 साल के बाद अब के टाइम को देखें, आजकल के टाइम को देखें, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो चिल्ड्रन की कैरीज किया जाते हैं, प्राइमरी कैरीज की केसेस ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास जो डेंटल प्रोफेशनल्स हैं वो अब भी उसको रिड्यूस कर सकते हैं और उसको रिस्टोर कर सकते हैं उन डिकेड टीथ को। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ लें।